हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेके आया हूँ लाइव आंसर राइटिंग सेशन। जीएस पॉलिटी सेक्शन के लॉन्ग क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लिख के दिखाऊंगा। पिछले वाले सेशन में हमने शॉर्ट क्वेश्चन किया था। इन दिस सेशन 4 लॉन्ग क्वेश्चंस वी विल राइट, हम लोग साथ में लिखेंगे। मैं आपके सामने लिख के दिखाऊंगा कि आंसर लिखते वक्त आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, हाउ यू विल प्रोसीड व्हाइल राइटिंग, कैसे डायग्राम्स मैप्स बनाएंगे, कौन कौन से की वर्ड्स डालेंगे, लेंथ प्रॉपर क्या होना चाहिए, ओवरऑल आपका आंसर दिखना कैसे चाहिए। सो आई एम प्रज्ञेश, स्पेशली मैं मेंस के लिए मेंटरिंग करता हूं वैसे बच्चों को जिनको राइटिंग में बहुत इश्यूज होते हैं। मैंने खुद यूपीएससी परीक्षा 5 बार दिया है, इंटरव्यू में अपेयर हुआ हूं, वर्क विद सम बिग प्लेटफॉर्म्स। Previously, I was working as a GST inspector, so I left that job, and it's a long time I have been teaching. So let's take about very first question. Very first question is that our very first question is that ये आपका क्वेश्चन नंबर 2A है. This question number is 2A. This question number is 2A. So in this particular question, the demand of the question is that trace the evolution of political parties in India from one party dominance to the era of coalition government. Has the coalition politics undermined the authority of the Prime Minister in India? Give reasons. तो हिंदी में पढ़ देता हूं कि भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व से लेकर गठबंधन सरकारों को युक्त तक राजनीतिक दलों के विकास का पता लगाएं। क्या गठबंधन की राजनीति ने भारत में प्रधानमंत्री के अधिकार को कमजोर किया है? कारण बताएं। सो बेसिकली दिस इज मोर अ डायनामिक क्वेश्चन, बहुत स्टैटिक क्वेश्चन नहीं है कि डायरेक्टली यू फिर रीडिंग लक्ष्मीकांत वगैरह, सो यू विल नॉट बी एबल टू गिव प्रॉपर आंसर फॉर दिस। सो दिस इज द डायनामिक एनालिटिकल क्वेश्चन दैट नीड्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सो इस क्वेश्चन को लिखने के लिए सबसे पहले मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन। लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपका इंट्रोडक्शन बहुत मैटर करता है। इट सेट्स द टोन, क्योंकि 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 4 to 5 पेजेस जाएगा। 4 to 5 पेजेस का आपका जो पैकेज है आंसर का, वो एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए कि सर मैंने 5 पेज 4 पेज मैंने एक सॉलिड कंटेंट दिया है, वो आपका इंट्रोडक्शन ही उसको इंप्रेस करेगा। इस बात के लिए मैं उसको बोलता हूं एंकरिंग इफेक्ट। आई कॉल दिस एज एंकरिंग इफेक्ट। लॉन्ग क्वेश्चन में मेरी जो स्ट्रैटेजी होती है, जो पहला पार्ट होगा, दिस विल बी द ओपनिंग पार्ट, और ओपनिंग पार्ट के ठीक नीचे आई विल कोट सम ऑथर, फेमस कोई लाइन वगैरह होगी, कोई कोट होगा, कोई फेमस फ्रेज, या फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का कोई फेमस ऑब्जर्वेशन, कमेटी और कमीशन, ताकि मेरा इंट्रोडक्शन का जो ओपनिंग पार्ट है उसको मैं नीचे वाले पार्ट से सब्सटेंशिएट कर सकूं। तो ये मेरी ओपनिंग की स्ट्रैटेजी होती है लॉन्ग क्वेश्चन में कि फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद दिस स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, देन आई विल सपोर्ट सब्सटेंशिएट दैट ओपनिंग बाय दिस फाउंडेशन। सो मैं इस आंसर में लिख कर दिखाऊं तो सबसे पहले मैं इस पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ही क्रिस्प वे में डिफाइन करूंगा कि सर पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है। सो अ पॉलिटिकल पार्टी is an organized group with shared ideology। अब देखो यहां पे एक बात, अगर मैं सिर्फ यहीं तक छोड़ दूं तो पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आपने पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप के बारे में, लक्ष्मीकांत में भी है। सो ये आपको लिखना पड़ेगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी को प्रेशर ग्रुप से क्या डिफरेंस बनाता है, कि ये पॉलिटिकल पार्टी दे सीक टू अटेन पावर, दैट सीक्स टू अटेन पावर एंड एक्सरसाइज पावर through electoral means। this is what, इसमें दो words and keywords that make political parties different from pressure group, electoral means and
अटेन पावर, सीक्स टू अटेन पावर। सो यहां पे मैंने पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं इमीडिएटली क्वेश्चन के डिमांड पे आऊंगा। इन इंडिया, द इवोल्यूशन ऑफ political parties mirrors the trajectory of its democracy, from Congress-led one party dominance to coalition federalism, shaped by सोसाइटल फ्रैगमेंटेशन। यहां पे मैंने इवोल्यूशन दिखा दिया पहले लाइन में। अब उसी के साथ में टेल लाइन के साथ में, टेल एंड में मैं जोड़ दूंगा ये इवोल्यूशन किन कारणों से हुआ। शेप्ड बाय सोसाइटल फ्रैगमेंटेशन, institutional shifts and electoral churn, दिस इज मेरी फर्स्ट ओपनिंग लाइन हो गई। नाउ अब मैं इसको सब्सटेंशिएट करूंगा विथ सम ऑथर। सो आई विल राइट हियर एज योगेंद्र यादव describes this rise of coalition politics marks a second democratic upsurge। ये मेरा मेन की वर्ड है, सो मैं इसको कैपिटल में जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि एग्जामिनर को तुरंत दिखे कि भाई मैंने कुछ ऐसा लिखा है। सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज इनेबलिंग OBCs, Dalits and regional voices to reshape power structure post Mandal era, post Mandal era। There is one more famous person, Suhas Palshikar। Suhas Palshikar calls this shift towards negotiated legitimacy, where coalition governments reflects a horizontal expansion of democracy, expansion of democracy।
इसका मतलब ये हुआ नेगोशिएटेड लेजिटिमेसी। मैंने क्यों ये वर्ड डाला यहाँ पे, क्योंकि जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो सबसे ज्यादा इसमें बार्गेनिंग होता है, निगोशिएशन होता है, जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स आपस में निगोशिएट करते हैं, किसी कॉमन मिनिमम पॉइंट पे पहुंचते हैं। उसके बाद जो सरकार फॉर्म होती है उसमें जब फ्लोर टेस्ट वो पास करते हैं, देन दे गेट लेजिटिमेसी, बट दिस लेजिटिमेसी कम्स थ्रू देयर म्यूचुअल निगोशिएशन। और ये एक्सपेंशन क्यों, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन क्यों है? क्योंकि जो पावर स्ट्रक्चर, उस पावर स्ट्रक्चर में अलग अलग वॉइसेस आ रहे हैं। सपोज देयर इज वो पार्टी, देयर इज रीजनल पार्टी, उस रीजनल पार्टी का एजेंडा कुछ और है, बट उसके कुछ एमपीस लोकसभा में इलेक्ट हो गए हैं, उसके 8-10 एमपी हैं। सो वो अगर सपोर्ट करेगा तो वो अपना पर्टिकुलर एजेंडा के साथ उसमें आएगा। वहीं पे कोई लेफ्टिस्ट पार्टी है, केरला में कोई लेफ्टिस्ट पार्टी के 5 एमपीज आ गए। सो 5 एमपी जब पावर स्ट्रक्चर का पार्ट बनेंगे, सो दे विल ब्रिंग देयर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। सो एक सिंपल पावर स्ट्रक्चर में आपको अलग अलग वॉइसेस देखने को मिल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ पावर स्ट्रक्चर। सो दिस विल बी माय ओपनिंग। ठीक है, अब जो मेन क्वेश्चन पे मैं आऊंगा कि ये कैसे इवॉल्व, ट्रेस द इवोल्यूशन। सो जब कभी भी क्वेश्चन आता है ट्रेस द इवोल्यूशन, सो ऑलवेज ये क्वेश्चन आपका टाइम लाइन पे ही बनना चाहिए। इट्स थंब रूल। अगर आप इसको टाइम लाइन के पे नहीं लिख रहे, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख रहे हैं, सो आपके मार्क्स कटेंगे। जो लड़का, जो एस्पिरेंट इसको टाइम लाइन पे लिख रहा होगा, ही विल गेट मोर मार्क्स देन यू। सो मैं इसको कुछ इस तरह से बनाऊंगा, इवोल्यूशन ऑफ one party dominance to coalition era. This will be my heading. इसको बॉक्स में डालना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर शुड नो कि आपने अपना यहां से आपका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। इट शुड बी वेरी वेरी विजिबल, ठीक। नाउ चूंकि मुझे ये टाइम लाइन पे दिखाना है, सो इसमें मैं एक बनाऊंगा टेबल। कुछ इस तरह का मेरा टेबल होगा, जिसमें आई विल मेक लाइक टेबल लाइक दिस। ठीक है, this will be one column. After one column there will be second column. ये उसके कमेंट के लिए, इसमें मैं रखूंगा टाइम पीरियड, अपना पीरियड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड की इवेंट्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, for the first period which I will write here is 1952 to 1967, and in this period it was Congress dominant. इस period का main feature was that main characteristic was that Congress system या फिर Congress dominance, one party dominance. And you can write here key development में यहाँ पे it is the Nehruvian consensus was seen in this period. And Congress swept first 3 election. So यहाँ पे you can see pure one party dominance. Now moving to the next period, 1967 to 1977. अब यहां से we saw beginning of party fragmentation. So beginning of party fragmentation. क्यों ये पार्टी फ्रैगमेंटेशन क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस lost several states
स्टेट इलेक्शन 1967, 1969 में कांग्रेस में स्प्लिट हुआ, एंड राइज ऑफ, ये टाइम था जब राइज ऑफ रीजनल पार्टीज लाइक DMK, अकाली दल, and state coalition emerged. State coalition emerged. Now continuing with the same structure, I will make the same structure again. Period, characteristics, key events और developments. ठीक है. So next phase will be 1977 to 1989 कोलिएशन. अब ये फेज में चूंकि 1977 पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, जनता गवर्नमेंट आती है. जनता गवर्नमेंट क्या कंप्लीटली कोलिएशन गवर्नमेंट है फर्स्ट सेंटर पे. सो कोलिएशन एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड एट सेंटर एंड राइज ऑफ अपोजिशन ऑल्सो. अभी तक आपकी पोजीशन बहुत ही माइनर होती थी, लेकिन इस फेज में आपको कोलिएशन भी देखने को मिलेगा एंड राइज ऑफ अपोजिशन ऑल्सो यू कैन सी. सो जनता गवर्नमेंट इस फेज में आती है. जनता गवर्नमेंट मैं लिखूंगा जनता गवर्नमेंट पोस्ट इमरजेंसी. फर्स्ट कोलिएशन गवर्नमेंट, फर्स्ट कोलिएशन गवर्नमेंट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट एट सेंटर. नाउ दूसरा फेज आता है 1989 टू 1999. दिस वॉज द फेज जब इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाती है. राजीव गांधी इज नो मोर, इंदिरा गांधी हैज गॉन, सी वॉज असैसिनेटेड, राजीव गांधी वॉज असैसिनेटेड, कांग्रेस और इन कंप्लीट शैकल. प्लस दिस इज द एरा ऑफ मंडल एरा. सो मंडल एरा में क्या हुआ, कंप्लीट जो ओबीसी दे स्टार्टेड देयर आइडेंटिटी, they started asserting their identity. So this was also time of what? Identity politics, vote bank politics. This was also time when farmer became a largest constituency, Chaudhary Charan Singh. So all these people getting space in the political vacuum. So ये वो फेज था जहां पे काफी ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, किसी के पास क्लियर मैंडेट नहीं है सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए. सो ये फॉर्म में यू विल सी लॉट ऑफ power negotiation, lot of mutual negotiation and coalition government forming, फिर destabilizes, फिर forming. So in this particular period यहाँ पे coalition experiment चल रहा है. इस वाले फेज में 1979 से 1989 के coalition experiment चल रहा है. 1989 से 1999 के बीच में institutionalization of coalition, मतलब coalition government अब एक norm बन चुका है. This is the new reality. So institutionalization of coalitions. ठीक है. और यहां पे मैं एग्जांपल दूंगा नेशनल यूनाइटेड फ्रंट्स गवर्नमेंट, जिसमें आपके HD देवगौड़ा, इंद्र IK गुजराल, देवर और केम यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट्स, VP सिंह और मंडल. और इसमें बाबरी मस्जिद कांड भी हुआ था, तो मंडल एंड बाबरी फ्यूल identity politics. Now 1999 to 2014 what we have witnessed, a stable coalition. इस वाले फेज में आपका coalition government become institutionalized. In this particular phase it become stable coalition. मतलब अब जो coalition में गवर्नमेंट बन रही है 1999 से 2004 तक, that was एनडीए गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर में. इट कंप्लीटेड इट्स टेन्योर. उन्होंने अर्ली इलेक्शन करवा दिया था, बट दे कंप्लीटेड देयर टेन्योर. उसके बाद 2004 से 2009 यूपीए फर्स्ट
It also completed, although it's a coalition government, but despite coalition, they completed the term. फिर 2009 से 2014 UPA 2, lot of allegation, lot of corruption, lot of policy paralysis. Still, they completed their tenure. So this I can say this is a stable coalition phase, जहां पे coalition is next reality. ये बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट हो चुका है कि ठीक है, coalition गवर्नमेंट ऐसा ही वर्क करती है. We need to. So this is a phase when NDA 1, Atal Bihari Vajpayee wala era, and UPA 1 and 2 with a structured alliance with structured alliance जदयू के साथ में, उसके बाद DMK etc. फिर आपका आता फिर से राइज ऑफ सिंगल पार्टी मेजॉरिटी. 2014 इलेक्शन एंड बीजेपी गॉट फुल मेजॉरिटी, बट फुल मेजॉरिटी विद इन द कोलिशन लॉजिक. ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने फुल मेजॉरिटी आने के बाद एनडीए को खत्म कर दिया. स्टिल वो अपने सारे कोलिशन पार्टनर्स को साथ में लेके चल रहे हैं. सो व्हाट आई विल सी कि यहां से इसके बाद भी 2014 में जब सिंगल पार्टी को फुल मेजॉरिटी मिलती है, इसके बावजूद भी दे कुड नॉट डिनाई द कोलिशन लॉजिक. सो व्हाट आई विल राइट हियर, return of majority rule within coalition logic, majority rule within coalition. और इसका एग्जांपल, बीजेपी secures full majority, yet majority and a strong PMO. क्योंकि जब फुल मेजॉरिटी आती है किसी सिंगल पार्टी के पास, तो दैट पीएम बिकम्स वेरी स्ट्रांग, वेदर इट वाज इंदिरा गांधी, द सेम फेज विथ इंदिरा गांधी, वेदर इट वाज विथ नेहरू, और दिस इज अ मोदी. एंड तो फाइनली 2024 मार्क्ड अगेन टर्निंग पॉइंट. बीजेपी के पास फुल मेजॉरिटी नहीं है. बीजेपी हैज कम अगेन अंडर कोलिशन लॉजिक. नाउ अगेन बार्गेनिंग शुरू. चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बिकम द टू मेन की प्लेयर in the 2014 government formation, and again that negotiated power bargaining, that a structure again resurfaced, lot of give and take. So again I will say this again rise of coalition logic resurface, reduced BJP majority, reduced बीजेपी मेजॉरिटी, और इनके जो एलाइज हैं, दे गेनिंग देयर बार्गेनिंग स्पेस. 2014-24 के बीच में इनके पास बार्गेनिंग स्पेस नहीं है. अगर उनको दिया जा रहा है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में, कैबिनेट में सीट, दैट सीट इज बीइंग गिवन आइदर फॉर स्टेट इलेक्शन में अलायंस के लिए, या फिर एज ए गुडविल. But that was not proper negotiation. Bargaining space तो है ही नहीं आपके पास में, because BJP is already having majority. But यहाँ पे majority नहीं है. So again the allies हैं, that allies are getting their bargaining space. So this is what my answer is here completed. मैंने यहाँ तक जो main crux of the question is that evolution. That evolution I have formed. लेकिन मैं एज ए प्रॉपर राइटिंग आंसर मैं इसके कारण भी जरूर देना चाहूंगा कि ये जो इवोल्यूशन हुआ है, जो इवोल्यूशन मैंने भी दर्शाया, इसके पीछे क्या क्या कारण रहे थे. ठीक है. सो मैं छोटा सा यहां डायग्राम बनाऊंगा. आई विल फॉर्म स्मॉल डायग्राम हियर. ठीक है. And I will write here reasons for rise of coalition structure. I will write again this into box, and I will write this. Chunki I don't need to explain this much because this is not asked directly in my question.
So this is what I am giving just as a framework. First, I will write here rise of identity politics and regional party. I will write here Mandal Commission 1990, Babri demolition, एक आध पॉइंट और डाल सकते हो कि लाइक यहाँ पे आपका अलग अलग कमीशंस वर फॉर्म्ड, लाइक सरकारिया कमीशन ने भी इसमें बोला था कि सेंटर फेडरल यूनिट को और वो करने के लिए, या फिर यू कैन राइट हियर राइज ऑफ ओबीसी कम्युनिटी या फिर रीजनल पार्टी. Point number two, I will write here decline of ideology से लिखता हूँ, decline of ideology, post Congress era या फिर post Nehru era, बेटर होगा, post Nehru era witnessed sharp decline in ideology. और क्या लिखूंगा मैं, this ideological dilution, simply I will make an arrow at fragmented mandates. This is what my third electoral reforms, electoral and institutional reforms. इसमें सिंपल एक दो TN Session led reforms, reduced malpractice, नेक्स्ट डिलिमिटेशन, एंड इसी समय में वोटिंग एज को भी रिड्यूस किया गया था 21 से 18. सो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में कॉन्स्टिट्यूशन का जो था वो रीशेपिंग हुई थी, एंड रिड्यूस्ड वोटर एज. और फाइनली फोर्थ, मीडिया एंड सिविल सोसाइटी. So, growth of regional TV, vernacular press, later social media, gave smaller parties more outreach. So this will be my, ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज वी कैन राइट कि कोलिशन पॉलिटिक्स में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है, बट आई एम रनिंग आउट ऑफ माई स्पेस, सो आई विल स्किप दैट पार्ट एंड आई विल डायरेक्टली कम टू द कंक्लूजन. India's party system has shifted from Congress centric centralism to a federal mosaic of national
national and regional actors. Coalition, coalition, thou complex, thou complex, have deepened democracy, have deepened, have deepened democracy, ensured, ensured, ensured subaltern inclusion, and fostered, and fostered consensus based governance. Just best governance. The persistence of alliance like, the persistence of alliance like NDA and India bloc, even under majority rule, underscores the logic of, underscores the enduring coalition logic of India's pluralistic democracy. So this is how I've completed the first part. ठीक है, almost 2 pages I will take. Now I will check up the second part of the question. Has the coalition government undermined the authority of the PM? तो सबसे पहले एक बेसिक सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि व्हाट इज पीएम. मतलब द प्राइम मिनिस्टर under article 74 and 75 is the constitutional pivot of the parliamentary executive. That is the head of government. And leader of councils of ministers. However, अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के मेन डिमांड पे आऊंगा कि however, since the advent of coalition politics, post 1989, the authority of PM, has undergone a structural recalibration. Often reducing
the office from, यहां पे मैं डालूंगा एक अच्छा सा कीवर्ड, फ्रॉम मास्टर ऑफ द कैबिनेट, मास्टर ऑफ द कैबिनेट टू prisoner of to a prisoner of coalition arithmetic, coalition arithmetic. So in the very first opening I have cleared मेरा एजेंडा, ठीक है. So अब डायरेक्टली आई विल कम कि ये हुआ कैसे, और I will make chart declining authority of PM during coalition. So I will make small 1951-52, 1967, 1977, finally 1989, 2004, 2024. ये वो फेज है नेहरूवियन टाइम का जब आपके पीएम का अथॉरिटी पीक पे है, एंड दिस पीएम का अथॉरिटी धीरे 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 डिक्लाइन हो रहा है. देन ही 1962 इंडो चाइना वार, एंड ऑल्सो इमीडिएटली नेहरू डाइड. सो इंडो चाइना वार ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेन डाला था, उनके इमेज के ऊपर में. देन फर्दर 1967 फ्रैगमेंटेशन. सो दिस इज ऑल्सो लेड टू द डिक्लाइन. बट अगेन दिस सॉ 1969 saw the rise of Indira Gandhi and socialistic policy, aggressive socialism, nationalization of banks, poverty eradication program. So इंदिरा गांधी ने अपने आप को बड़ा इमेज, लार्जर देन लाइफ इमेज के प्रोजेक्ट किया. उन्होंने वन मैन पार्टीशिप वाले कॉन्सेप्ट को उजागर किया. अगेन लाल बहादुर शास्त्री टाइम से उठा, और इंदिरा गांधी के टाइम पे ड्यूरिंग द इमरजेंसी सी ऑलमोस्ट एक्टेड लाइक एन डिक्टेटर. कोई कैबिनेट से मतलब नहीं, किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट इसी टाइम पे आया. सो इनफैक्ट अथॉरिटी के रूप में ये अपने फादर से भी एक लेवल ऊपर गई. इमरजेंसी के टाइम पे सी रोज टू दैट पीक. सो आफ्टर दैट 1977 अगेन कोलिशन गवर्नमेंट, पहली बार पीएम बिकम प्रिजनर ऑफ कोलिशन अरिथमेटिक, मोरारजी देसाई. देन आफ्टर दैट अगेन इंदिरा गांधी केम टू द पावर, बट दिस टाइम सी इज नॉट दैट पावरफुल. Then Rajiv Gandhi also, then sudden demise of Rajiv Gandhi, and we saw 1989 का फेज से लेके 2014 तक का फेज कोलिशन गवर्नमेंट में दिस पावर विल बी, अथॉरिटी विल बी एट इट्स लोवेस्ट. और ये जो फेज है, ये फेज द लोवेस्ट फेज. देन 2014 मार्क्ड अगेन राइज. क्यों? क्योंकि सिंगल पार्टी मेजॉरिटी एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी. सो ये पीएमओ बिकम हाईली सेंट्रलाइज्ड, सेंटर ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग, प्रेसिडेंशियलाइजेशन ऑफ पीएम पोस्ट. देन अगेन 2024 ऑल्दो रिड्यूस्ड मेजॉरिटी, फुल मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, लेकिन स्टिल पीएम की अथॉरिटी कहीं यहां पे आके अटकी है. So whenever there is coalition era, PM's authority has considerably declined. इसको थोड़ा एग्जाम में अच्छे ढंग से मैप को, इस ग्राफ को बना सकते हैं. नाउ रीजंस फॉर डिक्लाइन. Very first point, erosion of ministerial discretion. First, erosion of ministerial discretion.
हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये एज्यूम किया गया है, इट हैज बीन इन्विजिज्ड कि पीएम विल बी अल्टीमेटली वही डिसाइड करेगा कि आर्टिकल 74 कहता है, आर्टिकल 74, 75 एंड फर्दर 78 सेज दैट कि प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय पीएम। सो पीएम के पास में बहुत अल्टीमेट पावर दिया गया है। बट कोलिएशन पॉलिटिक्स, कोलिएशन compulsions limit the PM's freedom in cabinet formation, because कोलिशन पॉलिटिक्स में पीएम के पास में वो डिस्क्रेशन नहीं रह जाता कि मैं किस पर्टिकुलर मींस पर्सन को कौन से मिनिस्ट्री दूंगा। अब ये इस अरिथमेटिक, इस समीकरण से ये गाइडेड होता है कि कौन सा एलआई कितना आपके पास एमपीस का नंबर्स लेके आ रहा है। लाइक इन 2001 यूपीए टर्म में लालू प्रसाद यादव वाज गिवन रेलवे मिनिस्ट्री, बट मनमोहन सिंह वाज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन गिविंग रेलवे मिनिस्ट्री। He was not at all interested, but because of coalition politics, coalition compulsion, Lalu Prasad Yadav was given railway ministry. Coalition forming and ministerial reshuffle. और यहां पे आप एक पॉइंट डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल यूपीए का इनेबिलिटी एग्जाम्पल, यूपीए इनएबिलिटी, जब यूपीए के बारे में 2G स्कैम में यूपीए के ऊपर बहुत सारा प्रश्न उठाया गया था, बट स्टिल इट फेल्ड टू ड्रॉप डीएमके मिनिस्टर, जो डीएमके की तरफ से मिनिस्टर थे, ए राजा जो भी था, इट कुडंट ड्रॉप। नंबर 2, पोर्टफोलियो बार्गेनिंग एंड एग्जीक्यूटिव इनकोहेरेंस। पोर्टफोलियो बार्गेनिंग एंड executive incoherence। अब इसमें लिख सकते हो अपन कि allies demand high value ministries weakening administrative cohesion। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज पीएम थिंक्स कि ये वाला जो पर्सन है ये इस मिनिस्ट्री को बहुत अच्छा संभाल सकता है, बिकॉज इनके पास एक्सपर्टीज है, इनके पास पुराना एक्सपीरियंस है, लेकिन बिकॉज ऑफ कोलिशन कंपल्सन एक ऐसे व्यक्ति को पोर्टफोलियो दिया जा रहा है, उसको वो मिनिस्ट्री दी जा रही है जिनके पास न तो कोई एक्सपीरियंस है ना ही वो कैपेबल है। सो पीएम का जो विजन है, उस विजन के साथ में वो पर्सन कोहेरेंस में नहीं चल सकता, बट स्टिल पीएम हैज टू मैनेज दैट। सो पीएम ना चाहते हुए भी उसको जबरदस्ती साथ में लेके चल रहा है, दिस इज व्हाट लीडिंग टू सो मच। और ना कई बार तो पीएम को ही हटा दिया गया। पीएम की अथॉरिटी कोलिशन पॉलिटिक्स में पीएम की अथॉरिटी इस लेवल तक गिर जाती है कि भाई पीएम को खुद पोस्ट छोड़ना पड़ता है। जैसे 1990s के दशक में एचडी देवगौड़ा ने गुजराल को रिप्लेस किया था। फॉर एग्जाम्पल, एचडी देवगौड़ा रिप्लेस्ड गुजराल, I.K. Gujral, and this happened because of coalition politics. Point number 3, dilution of collective responsibility. Dilution of collective responsibility. Article 75 sub clause 3। आउटसाइड सपोर्ट, कई बार आपके एलाइज आपको आउटसाइड से सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो आउटसाइड सपोर्ट्स एग्रीमेंट्स ब्लर कैबिनेट अकाउंटेबिलिटी या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकाउंटेबिलिटी undermining
undermining executive unity, and effective parliamentary scrutiny, and effective parliamentary scrutiny. So these are the regions of dilution. अब इसके consequences क्या क्या हो सकते हैं? Political and constitutional consequences. Political and constitutional consequences. First, very first point is policy paralysis. पॉलिसी पैरालिसिस जो कि हमारे यूपीए गवर्नमेंट में देखने को मिला था, स्पेशली इन सेकेंड टर्म. पॉलिसी पैरालिसिस, कॉन्फ्लिक्टिंग coalition agendas led to legislative deadlocks, notably in UPA 2, या फिर फॉर एग्जाम्पल UPA 2 was termed UPA 2 एरो दे दो सिंपल, UPA 2 पॉलिसी पैरालिसिस. Number 2, institutional overreach. Institutional overreach. Coalition fragility. Encouraged governor overreach and misuse of Article 356, a concern flagged by Punchi Commission. ठीक है. अब एक चीज लिखेंगे कि भैया हमेशा ऐसा नहीं होता है. Sometimes personality also matters. So what I will write here, however, the BJP's majority in 2014 and 19 marked the revival of single party dominance. Single party dominance and dominance, yet the continued reliance on coalition logic. This era witnessed a centralized PMO and the rise of, ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, the rise of a hyper presidential प्राइम मिनिस्टर. इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट इज एंटायर लिंच पिन ऑफ एंटायर एट सेंटर ऑफ एवरीथिंग, हिज पर्सनालिटी डोमिनेट्स
His office dominates all other offices. Similarly, India का जो ये decade है, that decade has seen a kind of PM. He is dominating in every sphere, in every ministry. PMO is completely centralized. So that's why I have written, it is hyper presidential phase of PM, Prime Minister. So this phase has again seen authority reaching the level of Nehru and Indira Gandhi. ठीक है. And finally I will write ये कोलिशन पॉलिटिक्स. तो कोलिशन पॉलिटिक्स में सब लोगों को शिकायत रहती है कि ये पीएम का अथॉरिटी को अंडरमाइन करता है, बट इट हैज इट्स ओन बेनिफिट. सो कोलिशन पॉलिटिक्स व्हाइल पॉलिटिकली कंस्ट्रेनिंग हैज स्ट्रेंथेंड डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म. लाइक कोलिशन पॉलिटिक्स while politically constrained, while politically constraining has strengthened democratic pluralism and federal accommodation by promoting representative legitimacy, consensus driven legislation like RTI, RTE, Forest Right Acts, etc. This reflects the spirit of constitutional democracy, where power sharing among diverse group, where power sharing among diverse group stabilizes fragmented society. Stabilizes fragmented society. Now, I would conclude by saying that conclusion. Coalition politics has not eroded the constitutional primacy of the Prime Minister. Not eroded the constitutional primacy of the PM, but has politically recalibrated the role from unilateral command to negotiated leadership. This shift reflects not weakness. This shift reflects not weakness, but the adaptive strength
adaptive strength of Indian democracy. Indian democracy evolving from command and control to cooperation and convergence. This is how I would conclude. This is how my answer will look like. Almost 2 pages. ठीक है, चलो, let's moving to the